अब आज का वैली ऑफ फ्लावर्स का हाइकिंग ट्रेल 13 किलोमीटर का आउट एंड बैक रूट होने वाला था। घांगरिया से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पर एक डाइवर्जन पॉइंट आता है वैली के लिए और कुछ स्टेप्स बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट देखने को मिलेगा, जहां 200 रुपए पर पर्सन नेशनल पार्क की एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। अब क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, इसी वजह से वैली के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। कैंपिंग इक्विपमेंट्स, ड्रोन, दुकानें, म्यूल जैसी चीजें वैली के अंदर अलाउड नहीं थी। अब यार मुझे लगा वैली के काफी अंदर जाकर फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन गेट से एंट्री लेते ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दिखने लगे थे। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स लगाए हैं वैली के फ्लोरा एंड फौना के बारे में। ऐसे ही हाइक करते करते मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जब वैली ऑफ फ्लावर्स की डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। अब बात है 1931 की। एक फेमस ब्रिटिश क्लाइंबर फ्रैंक स्मिथ अपनी टीम के साथ माउंट कार्मेट के समिट से वापस आ रहे थे और लौटते वक्त रास्ता भटक जाते हैं। सो वो एक ग्लेशियर पास को क्रॉस करने के बाद भिंदार वैली में एंटर होते हैं और वैली में एंटर होते ही फ्रैंक स्मिथ और उनकी टीम ये लैंडस्केप देखकर हैरान हो जाती है। अपनी किताब वैली ऑफ फ्लावर्स में उन्होंने बताया है, इससे पहले उन्होंने और उनकी टीम ने ऐसा खूबसूरत नजारा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। उनकी नजर जहाँ तक जा रही थी उन्हें दिखाई दे रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। और अब ये स्टोरी पढ़कर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इस लैंडस्केप को एक्सपीरियंस करने के लिए। थोड़ी सी हाइक करने के बाद मैं एक बहुत खूबसूरत से लैंडस्केप में पहुंच जाता हूँ, जहाँ बड़े बड़े चट्टानों से निकलती पुष्पावती रिवर के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था। अब ब्रिज क्रॉस करते ही मैं पाइन और ब्रीच के डेंस्ड फॉरेस्ट में एंटर हो जाता हूँ। ऐसे एम्बियंस में हाइक करने का मतलब था वॉकिंग थ्रू पैराडाइज, फिल्टर्ड सनलाइट के थ्रू फॉरेस्ट वॉक, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। खैर थोड़ी सी मॉडरेट क्लाइंब और कुछ किलोमीटर की हाइकिंग के बाद फॉरेस्ट सेक्शन क्लियर होने लगता है और फाइनली हमें वैली की फर्स्ट साइट देखने को मिलती है। अब जनरली हिमालयाज में मॉनसून हो या ना हो, दिन के 1-2 बजे के आसपास लगभग हर दिन मौसम खराब हो ही जाता है, लेकिन शायद आज दिन नहीं था मेरा। पहले बारिश और फिर वैली फुल ऑफ फॉग। लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचकर मैं बहुत ही खुश था, दिल से ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था। जो भी अभी तक इस हाइक पर मैंने सोचा था वो मुझे मिलने वाला था। खैर अब तक ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की हाइक के बाद मैं एक बोल्डर पॉइंट तक पहुंचता हूं, जहां तक ऑलमोस्ट सारे हाइकर्स आते हैं और वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहां से और 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लेडी जॉन मार्गेट की ग्रेव और पुष्पावती रिवर का स्नाउट एंड रिवर बेड देखने को मिलता है। मैं डिसाइड करता हूँ वैली को आगे जाकर एक्सप्लोर करने का। एंड अब तक जितने भी हाइकर्स मेरे साथ चले थे वो मेरे से काफी पीछे रह चुके थे और आगे के सफर में मैं बिल्कुल अकेला होने वाला था। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो सोच रहा था कि इतने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और लैंडस्लाइड्स के बावजूद भी वैली में 500 से ज्यादा वैरायटीज के फ्लावर्स खिलते हैं। हर स्टेप के साथ डिफरेंट शेप, साइज और कलर के फ्लावर्स यहाँ हैं। बट इमेजिन आज से 80-90 ईयर्स पीछे जब फ्रैंक स्मिथ ने पहली बार इस अनएक्सप्लोर्ड वैली को डिस्कवर किया होगा तो क्या ही लैंडस्केप रही होगी ये जगह। उस टाइम शायद नेचर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक प्रीशियस हेरिटेज साइट है और अगर हम इस जगह को प्रिजर्व करके रखें तो नेचर अपने मोस्ट प्योर एंड ऑथेंटिक फॉर्म में ग्रो हो सकता है। और अब फाइनली पिछले 2 दिनों से जिस नदी की सिर्फ मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, आज मैं उस नदी के स्नाउट तक पहुंचने वाला था।